चलो बेटा सुन लो, लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, और मैंने आपसे ये कहा था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते टाइम बेटा आपको क्या चेक करना है कि आपको क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है या फिर बेटा क्या गिवन है, आपको स्ट्रक्चर गिवन है। अगर स्ट्रक्चर गिवन था तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया था स्ट्रक्चर वाले टाइम पे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, ये फॉर्मूला आप लगा रहे थे स्ट्रक्चर वाले टाइम पर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने बेटा लिखा हुआ है इस तरह का कोई कंपाउंड मैंने अगर दे दिया, और यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका डी कितना होगा, तो आपको नंबर ऑफ रिंग कितनी दिखाई दे रही है, 1, और पाई बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, तो इसका डी कितना हो गया। याद रखना, अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना आ गया देन यू विल इजीली इसके कितने भी स्ट्रक्चर जितने भी पॉसिबल है उसको अपन किससे निकालेंगे, डी से। किससे निकालेंगे बेटा, हाँ बेटा पूछो, सभी कंपाउंड्स के आंसर बता दो। कल सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ के आओगे तब मैं डिस्कस करूंगा इसको। टेट्रावैलेंसी नहीं होती बेटा, ठीक है, 3-4 ऑप्शन में दे दूं। कार्बन कार्बन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैक्सिमम होता है, पहला ऑप्शन सही आंसर है या नहीं वो आप जानना। दूसरा पॉइंट, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और चौथा पॉइंट आप कह सकते हो कि बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है। 4 पॉइंट बोले, अब आप रीड करके आना कौन सा पॉइंट सही था, ठीक है। अब मुझसे दोबारा से पॉइंट मत पूछना, रिकॉर्डिंग ले लेना तो सुनते रहना क्या बोला था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा अगर आपने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सीख लिया हो तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ध्यान से समझना, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बताऊंगा क्या होता है। याद रखना कि अगर किसी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को, किसको बेटा, आप में कैपेबिलिटी आ गई कि जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, तो बेटा वो हमारे पास वो पूरे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो एक सीरीज में आ गए जिसको अपन क्या बोलेंगे, होमोलोगस। फॉर एग्जांपल मतलब a group of molecule which can be represented by जनरल फॉर्मूला लिखेगा कोई नहीं, समझेंगे बस बात को अभी। जनरल फॉर्मूला इज नोन एज HS, यानी कि होमोलोगस सीरीज। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल से समझना बेटा, मैंने यहां पे लिखा CnH2n+2, ये लिखा, ये क्या बेटा किसका फॉर्मूला था, ये एल्केन का फॉर्मूला था। अगर मैं आपसे पूछूं एल्केन के मेंबर क्या क्या होंगे तो आप कहोगे CH4, C2H6, C3H8, C4H10 एंड सो ऑन। समझ में आई बात। तो आपने इन सारे कंपाउंड्स को और भी बनेंगे, इन सबको एक जनरल फॉर्मूले से लिख दिया, तो ये जितने भी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल की सीरीज है वो क्या कहलाएगी, होमोलोगस। नहीं आई बात समझ में सभी के। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं बेटा एल्काइल ग्रुप का। किसका ले रहा हूं बेटा, अगर एल्काइल ग्रुप की बात करूं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। किससे लिखते हो बेटा इसको, R का मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, CnH2n+, मतलब मैं यहाँ पर लिख दूं CH3 या C2H5। अच्छा एक वैलेंसी खाली चल रही है ना कार्बन की, देखो CH3 में एक वैलेंसी खाली है, इसलिए मैंने इसको एक बॉन्ड से दिखाया कि ये बॉन्ड कहीं ना कहीं किसी से कनेक्टेड होगा, इसलिए R के आगे क्या लगा दिया जाता है, एक बॉन्ड लगा दिया जाता है, जैसे C3H7। बात समझ में आई बेटा सभी के। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं इसी में, एग्जांपल नंबर 3,
अगर मैं बात करूं एल्कोहल की, किसकी बात करूं बेटा? तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। क्या होता है बेटा? एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूंगा CH3OH मिथाइल एल्कोहल, या इथाइल एल्कोहल, या आपके पास बेटा प्रोपाइल एल्कोहल, या आपके पास ब्यूटाइल एल्कोहल, या आपके पास काफी सारे एल्कोहल मैंने लिख दिए। तो इन सबको एक जनरल फॉर्मूले से लिख पा रहे हैं ना? यानी कि एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल की ऐसी सीरीज जिसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया जा सकता है, उसी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को अपन बोलेंगे होमोलॉगस। अब क्या बच्चों, आपने एक बात नोटिस की इस सीरीज के अंदर कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का चल रहा है? एक कार्बन दो हाइड्रोजन का। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, CH4 और C2H6 में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है क्या भाई? CH4 में कितने कार्बन है? एक कार्बन। हाइड्रोजन कितने बेटा? 4। और C2H6 में कितने कार्बन हो गए? 2। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। तो डिफरेंस कितने का आ गया? CH2 का। किसका आ गया बेटा? अगर मतलब मैं आपसे पूछूं कि कितने एटम्स का डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे? CH। समझ आ गई बात? बट अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने मॉलिक्यूलर मास, कितने यूनिट मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है, तो 14। कितने का बेटा? भाई अगर मैं CH2 का मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा तो कितना होगा बेटा? यानी कि होमोलोगस सीरीज जो होती है, इसमें बेटा डिफरेंस कितने का चलेगा? 14 का। 14 का बाय मॉलिक्यूलर मास, बाय एटम CH2, बाय एटम। तो याद रखना कि होमोलोगस सीरीज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको प्रिपेयर्ड करने के मेथड भी सिमिलर होते हैं। उनको प्रिपेयर्ड करने के मेथड भी क्या होते हैं बेटा? बात समझ में आ गई? होमोलोगस सीरीज क्या होती है? लिख लो अब इसको। अरे ये भी नोट कर लो।
यहां पर कर लेना 7 और यहां पर कर लेना 9, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना, C3H7OH है और C4H9OH है। ये मतलब ये जनरल फॉर्मूला हो गया ना, आप n इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करोगे, नए नए बनते जाएंगे। n इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो बनते जाएंगे सारे फॉर्मूले। बड़े आगे, चलिए ध्यान से समझिएगा बेटा इस बात को। रिगार्डिंग फंक्शनल ग्रुप, किसके रिगार्डिंग बेटा? फंक्शनल ग्रुप बेटा ये ऐसे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि अगर किसी कंपाउंड से जुड़ जाएं तो उसको अपने जैसी प्रॉपर्टी वाला बना लेते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है जिसका ध्यान केवल केवल किस पे रहता है? पढ़ाई पर रहता है। उसकी दोस्ती किसी ऐसे बच्चे से हो गई जिसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखता था। अब वो पढ़ने वाले बच्चे की हर जगह तारीफ होती थी और उसके साथ वो गधा बच्चा भी जाता था, ठीक है। तो उसको देख देख के उसे ऐसा लगा कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो उसके साथ रहते रहते वो भी पढ़ने वाला बन गया। बात समझ में? इसका उल्टा भी हो सकता था, वो भी पॉसिबिलिटी है, बट वो तो बच्चों पर डिपेंड करता है कि कहाँ क्या करना है उसको। फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि ये वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर जुड़ जाते हैं तो उसको अपने जैसी प्रॉपर्टी वाले बना लेते हैं। बात समझ में आ रही? अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल which can change the properties, which can change the properties of organic compound, organic compound if they attach to it, attach to it। लिख लो इसको। बच्चों लिखते चलना, मैं इसकी कुछ एग्जांपल लिखवा दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल ROH, इसको बोलते अपन एल्कोहल। क्या बोलते बेटा? OH ग्रुप को। यहाँ पर R का मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से होगा और OH का मतलब उस ग्रुप से। जैसे मैंने लिखा RSH, तो SH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, इसको अपन बोलते हैं थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, ठीक है। हमारे पास बेटा ROR, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ईथर, ठीक है। ROR का फॉर्म है हमारे पास ईथर, ठीक है। R का मतलब आप समझ गए होंगे CH3C2H5 वगैरह वगैरह। R एल्काइल ग्रुप को बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। तो ये एग्जांपल नंबर हमारे पास 1 या ABCD चल रहा है, ABC, तो D नंबर पे आपके पास है बेटा RSR, इसको बोलता हम लोग थायो ईथर, दिस इज कॉल्ड थायो ईथर। लिखते चलना बेटा। E वाला एग्जांपल हमारे पास RCOOH, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। E के बाद F वाला है एग्जांपल हमारे पास RSO3H, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सल्फोनिक एसिड, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। G वाला है हमारे पास RS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, दिस इज कॉल्ड सल्फोनेट एस्टर, सल्फोनेट एस्टर बोलते हैं। लिख लो, और भी एग्जांपल दे रहा हूं, जल्दी लिखो इसको। दिस इज कॉल्ड सल्फोनेट एस्टर। लिखते चलना साथ साथ, जल्दी लिखो इसको। RSH is thio alcohol, THIO alcohol. ROR is the format of ether. RSR is thioether. RCOOH is carboxylic acid. SO3H is sulfonic acid. लिख गए सारे? लिखो लिखो जल्दी लिखो। लास्ट वाला बता दूं क्या बोल रहे हो?
लास्ट लिखा हुआ है आर, फिर सिंगल बॉन्ड एस, और एस के ऊपर डबल बॉन्ड ओ लिखा है और नीचे भी डबल बॉन्ड ओ लिखा है, पर उसके आगे सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड आर, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेट एस्टर। ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है जो आपके 12th के सिलेबस में रखे गए हैं। और लिखूं, जल्दी लिखो। वो नेमिंग अभी अपन सीखने वाले हैं, नेमिंग को काफी डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक गया सबका? चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, जी तक हो गए, एच पर बेटा आर, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर बेटा सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड आर डैश, ठीक है? आर डैश और आर एक ही बात है, तो इसको बोलते हैं बेटा एस्टर। ये आर डैश भी एल्काइल ग्रुप ही है, याद रखना, इट इज ऑल्सो एल्काइल ग्रुप। आई नंबर पर बेटा आर, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर बेटा आपके पास एक्स, तो इसको बोलते हैं बेटा एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड बोलते हैं इसको। यहां पर एक्स जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हो सकता है। जे नंबर पे बेटा आपके पास आर, सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, आर डैश, इसको बोलते हैं बेटा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। लिखते चलना साथ साथ। के नंबर पे हमारे पास आर, सी डबल बॉन्ड हो, NH2, ठीक है? इसको बोलते हैं एसिड अमाइड, एसिड अमाइड बोलते हैं, ठीक है? एल पे बेटा आर, CHO, ये कुछ ही एग्जांपल हैं। एल्डिहाइड नाम है बेटा CHO का, ठीक है? और लिखाओगे, समझ गए कि पूरी ABCD खत्म कर दो यहाँ पे? तो ये कुछ बेटा आपके पास फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट हो गई, हालांकि अभी अपन इन सबको स्टडी भी करेंगे। तो बच्चों आपको याद होगा कि जब मैं आपको एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट बता रहा था, जिसमें मैं आपसे कह रहा था कि जब आप हकल्स रूल और वो हाइब्रिडाइजेशन वाला रूल लगाओगे और चेक करोगे कि वेदर गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि ओनली रिंग के मेंबर को ही आपको चेक करना है, आउटसाइड टू द रिंग जो भी प्रेजेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है। बट मैं यहाँ पर एक नोट लिखा रहा हूं, आप ध्यान से लिख लीजिएगा इस बात को, ठीक है? ये नोट हो गया सभी का? चलिए तो इसमें बेटा ये नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिएगा कि if functional group, a functional group is directly connected with aromatic compound, with aromatic compound, then compound is considered as, then compound is considered as aromatic. But if functional group is indirectly connected with aromatic compound, then
compound will be aliphatic. बेटा पहला का जो पुराना क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो क्लासिफिकेशन ये कहता है कि कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, या तो वो एरोमेटिक होंगे या फिर वो एलिफेटिक। बात समझ में आ रही? यानी कि सारे ओपन चेन वाले और क्लोज चेन वाले सबको एक साइड डाल दो और एरोमेटिक को एक साइड कर दो, तो दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक हो गया एलिफेटिक और दूसरा क्या हो गया बेटा? एरोमेटिक हो गया। बात समझ में आ रही? तो उसने ये कहा कि अगर मान लीजिए जैसे ये बेंजीन रिंग है और हम जानते हैं कि बेंजीन के अंदर एरोमेटिसिटी होती है, जो कि हमने चेक की थी, तो यहां पर मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे बेटा? एरोमेटिक। कैसा कंसीडर करेंगे बेटा? बट अगर यही फंक्शनल ग्रुप इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो जाए, मान लीजिए इसके बीच में मैंने ऐसे लगा दिया CH2OH, तो अब ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो जाएगा? एलिफेटिक। कैसा हो जाएगा बेटा? तो याद रखना कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इनडायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो उसको एरोमेटिक ना लेके एलिफेटिक लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है, ये जरूर लिख लेना आप। क्या था? ट्रिवियल क्लासिफिकेशन में ये बताया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। तो वो पुराने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं कि जितने भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो सब क्या आ जाएंगे बेटा? एलिफेटिक हो जाएंगे, चाहे वो ओपन चेन वाले हो चाहे फिर वो क्लोज चेन वाले हो। बट यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि एरोमेटिसिटी आप चेक कर लो, बट याद रखना कि एरोमेटिसिटी तब चेक नहीं करना है जब किसी कंपाउंड से इनडायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है। ठीक है, यहां आपके 11th-12th के सिलेबस में बेंजीन वाले कंपाउंड डाले गए, तो याद रखना कि बेंजीन से अगर डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप, जो भी जितने भी एग्जांपल मैंने दिए या और जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो पूरे कंपाउंड को अपन एरोमेटिक मानेंगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन वाले से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसको अपन क्या मानेंगे बेटा? एलिफेटिक मानेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो अब हमारा मेन टॉपिक, मतलब जो हमें पढ़ना था, वो स्टार्ट होगा, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC nomenclature for organic compound, nomenclature for organic compound। हाँ, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों ये बताइए कि IUPAC का पूरा नाम है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका, इस ऑर्गेनाइजेशन का
जेनेवा में कहा है ये? चलिए वहां जाना नहीं आप लोग। देखो अगर नॉमेनक्लेचर की बात की जाए तो पहले के समय में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेमिंग होता था बेटा वो ऐसे होता था कि व्हाट इज द रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपने चीटियों के हाइड्रो डिस्टिलेशन से एक कंपाउंड बनाया जिसको हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड कहा। रीजन क्या था कि चीटियों को फॉर्मिका बोला जाता था, तो उससे जो कंपाउंड बना वो फॉर्मिक एसिड हो गया। जैसे ऑक्सिलस नाम का प्लांट था, उससे हमारे पास ऑक्सिलिक एसिड मिल रहा था, ठीक है। या हमारे पास एसिटम, विनेगर को एसिटम बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, तो वहां से एसिटिक एसिड आया। तो याद रखो कि ट्रिवियल जो नेम होते थे वो कैसे बनते थे कि उनका ओरिजिन क्या है। बट आईयूपीएससी ने कहा है कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम लोग रिसोर्स तो याद नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग एक मेथड बना रहे हैं, एक नामकरण का तरीका बना रहे हैं जिससे कि हम लोग कंपाउंड का नेम लिख पाए। अब याद रखना, एक ही लाइन में पूरी बात खत्म करूंगा कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए आपको 5 बातों को ध्यान में रखना है। दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी, फिर उसके बाद फिर आपको याद रखना है वर्ड रूट। क्या याद रखना है बेटा? और फिर आपको रखना है प्राइमरी सफिक्स। क्या लिखना है बेटा? और फिर आपको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखना है बेटा? याद रखना कि पूरी की पूरी जो आप आईयूपीएससी स्टडी करने वाले हो उसमें केवल और केवल एक स्कीम लगती है कि आप ढूंढ लो सेकेंडरी प्रीफिक्स और ढूंढ लो प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर ढूंढ लो वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी। जब आपने ये 5 चीजें ढूंढ ली, अब हो सकता है कि 5 में से कोई 4 दे, कोई 3 दे, कोई 2 दे, एटलीस्ट वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो देता ही देता है, बट इसके अलावा आपके पास और भी चीजें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। तो याद रखना कि उस केस में आप आईयूपीएससी नेम करोगे। और आपके पास अगर 5 चीजें दी हुई हैं तो उन 5 चीजों को इसी मैनर में लिखो। पहले लिखो सेकेंडरी प्रीफिक्स को, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स को, फिर वर्ड रूट को, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। लिख लो इस बात को, फिर हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं कि इन टर्म्स की मीनिंग क्या है। हम लोग समझते हैं वन बाय वन सभी चीजों को, ध्यान से समझना और लिखते चलना बेटा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले वर्ड रूट की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वर्ड रूट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली वर्ड रूट का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन। और अच्छा, मेन चेन का हम लोग पेरेंट चेन भी बोलते हैं, और पेरेंट चेन, ठीक है। पेरेंट चेन वर्ड यूज किया जाएगा या फिर मेन चेन। तो अगर मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है, मान लीजिए आपके पास कार्बन की क्वांटिटी 1 आई, तो वर्ड रूट आपके पास यूज होगा बेटा मेथ। क्या वर्ड यूज होगा बेटा? अगर 2 होगा तो 8, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पर, 6 पर, एक सेकेंड, 6 पर, हेक्स 7 पर, हेप्ट 8 पर, और 9 पर, 10 पर, डेक 11 पर, अनडेक 12 पर, डूडेक, अरे बोलो,
14 पर क्या बेटा टेट्राड है, क्या बेटा क्या लॉजिक लगा रहे 15 पर? हाँ भाई 100 तक लिख लाना। कोई बात नहीं, मैंने जो असाइनमेंट दूंगा अभी मैं उसमें 100 तक लिखे हुए हैं, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, बस इतना ही बता रहा हूँ, जल्दी से लिख लो इस चीज को। ये भी नोट